हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज क्वेश्चंस को। गाइज, हमने डिस्कस किए थे रिसर्च के 30 क्वेश्चंस को। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 20 और क्वेश्चंस को। तो पेपर और पेन उठा लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ 20। सो चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइज लाइक जरूर करें और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है आज का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड द एम्फेसिस इज लेड ऑन नेचुरलिस्टिक सेटिंग एंड मीनिंग गिविंग प्रोसेस। किस शोध पद्धति में प्राकृतिक व्यवस्थाओं और अर्थ देने वाली प्रक्रिया पर बल दिया जाता है? सो एक्स पोस्ट फैक्टो, घटना उत्तर मेथड, या फिर दूसरा है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक या सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल या केस स्टडी मेथड। तो इनमें से किस में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है? नेचुरल सेटिंग्स के ऊपर। सो जल्दी से आप अपना आंसर इसमें देख लीजिएगा, देन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। सो गाइज, इसका 31 का जो करेक्ट आंसर होगा कि केस स्टडी मेथड में हम यहाँ पर प्राकृतिक व्यवस्थाओं और अर्थ देने वाली प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। असर्शन और रीजनिंग का। होमोजेनियस टेस्ट हैव लो रिलायबिलिटी, रेंज ऑफ टेस्ट स्कोर अफेक्ट रिलायबिलिटी। तो इसमें रेंज क्या होती है ना, किसी भी टेस्ट की रेंज क्या होगी, हम यानी कि वो कितना वेरी कर सकता है। अब लो और हाई लेवल के बीच का हम रेंज निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि परीक्षण के जो सजातीय परीक्षण है तो उसकी जो विश्वसनीयता होती है वो कम होती है या नहीं होती। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये दोनों जो बातें हैं वो सही हैं या नहीं सही हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो होमोजीनियस टेस्ट होता है, सजातीय परीक्षण होता है, उसकी विश्वसनीयता हमेशा कम होती है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट में मुझे लड़के और लड़कियों में लोग कितना पसंद करते हैं। अब चूंकि क्या है कि मैं लड़की हूँ तो बहुत सारी लड़कियां मुझे पसंद कर रही होंगी, मैंने ऐसा माना और ऐसा हो भी सकता है। तो होमोजीनियस टेस्ट क्या है? अब मैं सिर्फ जब टेस्ट करूं आप लोगों का तो मैं लड़कियों से ही डेटा लूं, लड़कों से मैं डेटा नहीं लूं। यानी सभी उसमें जो मैं टेस्ट जब करूंगी, सैंपल लूंगी तो सिर्फ लड़कियां होंगी, लड़का उसमें नहीं होगा। और रिजल्ट जब मैं निकालूंगी तो उसकी रिलायबिलिटी नो डाउट की कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे किसी भी मेल या लड़के का कोई भी आंसर नहीं है। तो इस तरह से होमोजेनियस टेस्ट जो होते हैं उनकी रिलायबिलिटी कम होती है। दूसरा है कि जो टेस्ट स्कोर हैं, परीक्षण के जो प्राप्तांक हैं, वो भी उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आर ए तो सही है, बट आर जो है वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बट आर भी सही है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि बोथ ए और आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next question. Our teacher prepare list of latest arrival in the various libraries of the colleges of a university. His list reflect the number of books as reported. Which of the measurement scale is implied in this? So guys, इसका सही आंसर होगा रेशियो स्केल। Next है, which of the following measures is used for describing the unit of difference from the central tendency measures such as mean? किस माप का उपयोग केंद्रीय प्रवृत्ति माप जैसे माध्य के अंतर की इकाइयों का वर्णन करने के लिए किया जाता है? यानी कि हमें सिर्फ ये बताना है कि माध्य के अंतर, यानी कि यहाँ पे जो मीन है सेंट्रल टेंडेंसी से वो कितना वेरी कर रहा है। सो 34 का जो सही आंसर होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एथनोग्राफिक रिसर्च a researcher use a non-interactive strategy so which describe people's experience and connects their feelings which of following strategies does it refers to? यानी कि जो निर्जात अध्ययन है उसमें एक गैर संवादात्मक रणनीति का उपयोग करता है, जहाँ पे लोगों के अनुभवों का वर्णन करना है, उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। यह किस रणनीति के संदर्भ में होगा? सो 34 का जो आंसर होगा आर्टिफैक्ट कलेक्शन। आर्टिफैक्ट कलेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अन्वेषक ने मौखिक योग्यता पर छात्रों के दो समूहों की तुलना करने के लिए टी टेस्ट का यूज किया और 20 बार दोहराया और 19 बार महत्वपूर्ण अंतर प्राप्त किया।
इस आधार पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। तो टाइप 1 एरर की प्रायिकता यहाँ पर कितनी होगी? सो बहुत आसान है यहाँ पर कि 20 में से कितने बार 90 टाइम्स। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका 0.05 इज द करेक्ट आंसर। The mean and standard deviation of a set of score are 43 and 8 respectively. If each row score is decreased by 5, new mean the standard deviation would be. तो अंकों के एक सेट का जो माध्य है वो 43 और 8 है। तो यहाँ पर 5 की कमी की जाती है, तो नया मान यहाँ पर क्या होगा? सो गाइस, इस तरह का क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है कि इसमें करना क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 5 जो है ना वो कम डिस्क्रीज होता है, यानी कि कम होता है। तो 43 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो 38 बचेगा। तो अब जो यहाँ पे है कि 38 और सेकेंड है आपका 8 रिस्पेक्टिवली। तो 8 में से हम 5 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो सही आंसर क्या होगा? 38 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the element and differentiate between stratified and quota sampling technique is, यानी कि स्त्रीकृत और कोटा जो नमूना कर की तकनीक के बीच में अंतर करने वाला तत्व होता क्या है? सो बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये दो सैम्पलिंग दो तरीके हैं यहाँ पे, स्ट्रेटिफाइड और कोटा, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने जो नमूना है वो कितने यादृच्छिक तरीके से लिया है, रैंडम तरीके से या नॉन रैंडम तरीके से, तो यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अ सैंपल स्टैटिक एंड द करस्पॉन्डिंग पैरामीटर इज नोन एज। तो एक जो नमूना आंकड़े से पैरामीटर संबंधित पैरामीटर के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है। तो इसको कैसी एरर हम मानते हैं? तो इसको सैंपलिंग एरर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल हेडमास्टर कंडक्ट अ मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। दिस विल बी इन द मिडिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इवेलुएशन। एक स्कूल के प्राध्यापक कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए। तो यहाँ पे बस हमें इतने से ही पता चल गया कि सुधार करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें किस तरह का वो कार्यक्रम आयोजित करेंगे? फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरिया रेफरेंस। अगर किसी को भी ना इसमें दिक्कत है तो फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग, यानी कि जब आप किसी कोर्स को करा रहे हैं। समेटिव होता है एंड में, यानी सब खत्म हो गया। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है जैसे नेट का टेस्ट होता है ना, कि जिसमें परसेंटाइल बेस्ड पे, यानी कि इसकी मेरिट डिपेंड करती है। अगर दूसरे वाले ने आपसे अच्छा कर दिया तो हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। और क्राइटेरिया प्री डिसाइडेड होता है, जैसे सीटेट होता है। तो सी से क्राइटेरिया है तो सीटेट याद कर लें, है ना। तो सीटेट में कैसा टेस्ट होता है कि बस 90 मार्क्स अगर आप ले आएंगे, 90 क्वेश्चन आई थिंक ठीक होते हैं तो पास हो जाते हैं। 60% वहां पे क्राइटेरिया डिसाइडेड है। तो सी से सीटेट, तो क्राइटेरिया पहले से निर्धारित है। नॉर्म वाला होता है जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे नेट में है, अगर आपसे 10 लोगों के ज्यादा मार्क्स हैं तो आपकी रैंक नीचे हो जाएगी, तो यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर बनता है। सो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, तो इस तरह से ये होते हैं। तो बहुत आसान है, एन से नेट है, सी से सीटेट है। अब आपको कोई आज के बाद कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि मॉनिटर करना चाहते हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो इम्प्रूव कभी भी अंत में नहीं किया जा सकता है, इम्प्रूव हमेशा तब किया जा सकता है जब हम कोई काम कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं ये इम्प्रूव करना चाहती हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाए, तो वो तो जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तभी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट अ स्टडी ऑन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, द टाइप ऑफ सैम्पलिंग टू बी यूज्ड वुड बी। सो एक अन्वेषक अस्थि विकलांग बच्चों पर एक अध्ययन करना चाहता है, तो यहाँ पर किस तरह का नमूना का जो प्रकार होगा वो किस तरह का होगा? एक्सीडेंटल, कोटा, पर्पसिव और स्ट्रेटिफाइड। तो यहाँ पर पहले से हमें पता है कि हमें किस तरह के स्टूडेंट का स्टडी करना है, तो हमारा उद्देश्य जो है वो बहुत निश्चित है। तो इसलिए हम यहाँ पर पर्पसिव या फिर उद्देश्यात्मक प्रकार का नमूना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट दैट डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड कोटा सैंपलिंग। तो इसमें हम शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दूसरी बार। सो इसका जो सही आंसर होगा रेंडमनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल मैथड इन एजुकेशन साइकोलॉजी। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में दूरस्थ पद्धति का उदाहरण क्या है? ऑपरेशंस, इवेलुएटिव, क्लिनिकल, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड।
तो 43 का आंसर होगा एक्स पोस्ट फैक्टो, घटना उत्तर पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक। एक तनावपूर्ण जो जीवन जीने का परिणाम दिल का दौरा क्यों पड़ता है, इसका अध्ययन करना चाहते हैं। तो इसे क्या मानेंगे, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशनल या फिजिबिलिटी रिसर्च। तो 44 का जो आंसर होगा यहाँ पर हम एक्सप्लेनेटरी, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेटरी प्रकार का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल क्वेश्चनायर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड कलेक्टिव क्वेश्चनायर आर इंस्टेंसेस ऑफ। तो डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली, प्रेक्षण साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं। तो ये जो उदाहरण हैं ये सब प्राइमरी डेटा के सोर्स हैं, यानी कि ये जो पहली बार डेटा जो यूज होता है उसको हम प्राइमरी या प्राथमिक डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस शुड बी कंसेप्चुअली। तो जो हाइपोथेसिस है वो कैसी होनी चाहिए। तो वैसे तो मोस्टली कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, है ना, पहली बात। सबसे ज्यादा क्या, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर टू। एक शोध समस्या के निरूपण की तुलना की जा सकती है। लाइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग द वॉल ऑफ अ होम, पॉलिशिंग द डोर ऑफ अ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिंग द साइलिंग ऑफ अ हाउस। तो हम इसमें किस तरह से यहाँ रिसर्च प्रॉब्लम को कंपेयर कर सकते हैं। सो इसका जो अच्छा क्वेश्चन है कि फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि हम किस तरह से किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्चर इंटेंट टू स्टडी द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट हु आर स्लम ड्वेलर्स, व्हाट शुड बी द सैम्पलिंग प्रोसीजर। एक शोधकर्ता के इरादा है कि झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाले छात्रों की समायोजन की समस्या का अध्ययन करना। तो इसे हम किस तरह का अध्ययन करेंगे। तो सिंपल रैंडम ले सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर। तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, स्लम्स एरिया में रहने वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि हम जैसे एक कोई ऐसा 2-3% ढूंढेंगे जो स्लम्स में रहते हैं, और हम उन्हीं लोगों से जाकर मेथड सैंपल को कलेक्ट करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं क्लस्टर सैंपल। नेक्स्ट है अ टीचर researcher has obtained data from a questionnaire used for teachers and head teachers in the form of a contingency table of 3x3 for anxiety and awareness level, which statistical test will indicate whether two variables are इंटरडिपेंडेंट। तो एक शिक्षक शोधकर्ता ने चिंता और जागरूकता के स्तर के लिए 3x3 की आकस्मिक तालिका से शिक्षक और प्रधान शिक्षकों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रश्नावली से डेटा प्राप्त किया है। कौन सा सांख्यिकी परीक्षण इंगित करेगा कि क्या दो चर अन्योश्रित है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है वैसे ये। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इन अ रिसर्च स्टडी द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली एंड लोकस कंट्रोल ऑफ ऑन स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस इन सोशल स्टडी वाज टू बी ascertained. The dependent variable was measured using an interval scale. So which of the following statistical technique will be considered appropriate for this data? तो यहाँ पे इसके लिए किस तरह की टेक्निक ठीक रहेगी। तो एक शोधकर्ता ने 3 स्वतंत्र चर लिए हैं, लिंग, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक अध्ययन में शैक्षिक प्रदर्शन पर नियंत्रण के प्रभाव का पता लगाया। तो आश्रित चर को अंतराल पैमाने का उपयोग करके मापा गया। तो इसके लिए हम कौन सी तकनीक यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर हम एफ टेस्ट का यूज करेंगे। So okay guys, thanks for watching. Subscribe our channel and suggest the how you like this session and please make your comment and please subscribe जरूर कर लें जो लोग न्यू है, ताकि ऐसे ही सेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहे। So thank you so much and wish you all the best.